गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आपने जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। वैसे आपको पंकज सर पढ़ाते थे, है ना, लेकिन अभी जो है वो छुट्टी पर है। तो अभी आज की क्लास और जो अगली क्लास है वो दोनों क्लासेस मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, लेकिन जो आपकी शनिवार की क्लास होगी, सैटरडे की, वो पंकज सर ही लेंगे। ठीक है, तो आज और वीरवार दो क्लासेस मैं लूंगी, बाकी पंकज सर ही लेंगे। सभी को क्लियर है? बता दो फटाफट से, वाई टाइप कर दो क्लियर है तो सभी बच्चे। समीर जी के नाम से जो उनका आ चुका है आंसर। देखो सभी बताएंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो। अगर आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप क्लास में तो हो पर आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना। तो अभी देखो, सिर्फ 1 2 3 4 5 बच्चों ने वाई टाइप किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 7 बच्चों ने वाई टाइप किया है, पर 10 11 बच्चे क्लास में थे। तो बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, एक बार मैं नाम ले लेती हूँ जिसका अभी अभी रिप्लाई नहीं आया है। नितिन जी के नाम से जो है, अच्छा आपका आ चुका है। और लेखराम जी के नाम से जो है, बेटा अगर आप क्लास में प्रेजेंट है तो वाई टाइप कीजिए। लेखराम जी के नाम से जो स्टूडेंट हैं, बाकी तो सभी का आ चुका है लगभग लगभग। जसबीर जी के नाम से जो है, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो वाई टाइप करो चैट बॉक्स में फटाफट से। हेलो। ठीक है, हाँ मैम। ओके 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 ओके, चलो। तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, ये आप सीख चुके हो। तो अभी हम क्या करेंगे, आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट मतलब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको डायरेक्ट पोल में पूछूंगी, तो आपने उसका आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं सिखा रही कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालने, क्योंकि आपने सीखा है, आपने पिछली क्लास में सीखा था। तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों का क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है, फिर हम दोबारा से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आपको क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आपका सवाल है 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 54 के आपने बच्चों क्या निकालने हैं? तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो निकालने हैं। पहले तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठो। 54 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो कॉपी पर निकालो। फिर आंसर कहाँ देना है? आंसर देना है पोल सेक्शन में। और जैसे ही पोल खत्म होगा मैं सभी की नोटबुक चेक करूंगी। ठीक है, सभी पहले तो कॉपी पेन निकाल लो, और जो भी आपका ये इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया उसको सॉल्व कर लो। फिर जो भी आंसर आता है वो पोल में जाके देना है। ठीक है, और जब मैं कहूंगी कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाने के लिए, तब आपने कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखानी है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड। जिसने पोल में आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाथ का निशान बना होगा ना, उसको दबाओ तो हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 11 बच्चे हैं, 11 में से 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलो, नोटबुक पे करेंगे सभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है। अभी नहीं, अभी बेटा अभी कैमरा ऑफ रखो। जब पोल एंड होगा ना उसके बाद ऑन करना। ठीक है, जब मैं बोलूंगी मैं खुद से बता दूंगी। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। निशान तक। हाँ, हाथ के निशान, अगर आंसर आपने पोल में दे दिया ना तो हाथ के निशान को दबा दो। ठीक है, अगर आंसर पोल में आप दे चुके हैं तो। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता पोल क्या है, कहां जाके आंसर देना है, तो माइक ऑन करके पूछ लो। सभी को पता है पोल सेक्शन कहाँ होता है? अगर नहीं पता तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया। मैम पोल में मैम कर तो दिया मैम, ये दिखा नहीं रहा अभी। क्या नहीं दिखा रहा? आपने वोट पे क्लिक कर दिया था? सचिन जी के नाम से जो है आपने वोट पे क्लिक किया? मैम कर तो दिया मैम, अभी ये दिखा नहीं रहा सही है गलत है मैम। अच्छा हाँ, वो नहीं दिखेगा।
वो इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे स्क्रीन पर। चलो पहले आंसर दे दो, अभी 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको ऐसा दिखेगा कि 10 बच्चों ने आंसर दिया, 10 में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो चलो पहले तो नोटबुक दिखा दो सभी अपनी, कैमरा ऑन करके, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है। पहले तो सभी अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करोगे आपको अपना ही चेहरा दिखेगा, ठीक है। ऊपर स्पीकर के पास एक ऐसा फिर गोला सा बना होगा आंख की तरह, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ऊपर देखो स्पीकर बना है ना, स्पीकर की इधर ऐसा कुछ हाँ बिल्कुल, ठीक है। नितिन जी के नाम से जो आपका मैं आंसर देख रही हूँ, और एक और का भी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दो, दो, चार, दो, छह, ठीक है, आपका आंसर मुझे ठीक लग रहा है, वेरी गुड। अभी कैमरा ऑफ कर दो। नितिन जी के नाम से जो है, लेखराम जी के नाम से जो आपका मैं आंसर बेटा देख रही हूँ। कैमरा नहीं, ये कैसे किया आपने? 24, 54, 18, 24, कुछ अलग सा तरीका लग रहा है ये तो। ठीक है चलो इसको देखेंगे अभी। लेखराम जी के नाम से जो भी है इसको हम देखेंगे, ठीक है। पंकज जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, 2, 3, 3, 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो ठीक है। सचिन जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ बेटा, ठीक है, आपका भी ठीक है। हाँ, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? चलो तो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व, और उसके बाद देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। हमने जो है वो 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब होता है कि आपने जो है वो 54 को क्या करना है, ऐसे एक डब्बे में लिखना है। अच्छा, इस डिब्बे को बोलते क्या है? ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको आप क्या बोलते हो बताओ? ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ऐसा, ऐसे एक टेबल सा बनाया, इसको आप क्या बोलते हो? एलसीएम काटना। ये गलत है, एलसीएम का डब्बा इसको नहीं बोलना है, क्योंकि देखो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो अलग चीजें हैं, वो बाद में निकलती हैं, ठीक है। ये जो हम बनाते हैं टेबल सा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि, ठीक है। मतलब इस डब्बे को आपने कभी भी बच्चों एलसीएम नहीं बोलना है। मैंने बाकी क्लास ली उसमें भी बच्चों ने इसको एलसीएम ही कहा था। इसको एलसीएम नहीं कहते, क्योंकि एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के बीच में निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अकेली संख्या के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अकेली संख्या के यहां पर निकलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसको आपने कहना है कि ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है, ठीक है। अभी बोलो, अभी इसको एलसीएम तो नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? यस नो कुछ तो बोल दो। अभी भी इसको आप एलसीएम बोलोगे कि हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं? नहीं, क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो कि आपने बिल्कुल सही निकाला था, उसमें कोई गलती नहीं थी। सबसे पहले आपने इसको 2 से भाग दिया, बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से आपने इसको भाग दिया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बिल्कुल करेक्ट था। अब 27 तो 2 से भाग नहीं होता, तो किससे इसको भाग दें? तो हमने कहा ये तो 3 से हो जाता है, तो 3 से किया, 3 9 27, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आप लिख सकते हैं 54 को किस तरह से? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जितने बच्चों ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई उनका तो सभी का सही था, लेकिन जितने बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई, लगता है शायद उनका थोड़ा सा गलत हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। पर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है बच्चों वो गलत है। किसी का कोई डाउट? एक देखते हैं किसको, कितने बच्चों ने वोट किया था। ऑप्शन नंबर बी को 7 बच्चों ने और ऑप्शन नंबर सी को 3 बच्चों ने, ठीक है। चलो अभी बताओ, अभी किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है या क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर बी सही क्यों और बाकी गलत क्यों? यस मैम।
हाँ सभी बताओ, देखो चैट में सभी लिखो, क्योंकि फिर वही मुझे लगेगा कि क्लास में तो हो पर मुझे मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो इसलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपना अपना आंसर टाइप करो। समझ आ गया तो यस, समझ नहीं आया तो नो। चलो फटाफट से फटाफट से, ठीक है ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हम सब ने अभाज्य गुणनखंड निकालना तो बहुत अच्छे से सीख लिया था। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से ही दो चीजें और निकल के आती हैं जिनको आप कह रहे थे। एक तो आपने बता दिया था एलसीएम, एक मैं बता देती हूँ वो है एचसीएफ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HCF। तो अभी हम सीखेंगे कि HCF जो है बच्चों वो कैसे निकाला जाता है। देखो HCF और LCM दोनों को ही निकालने के लिए करना क्या है, तो निकालने हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही है जो आपने अभी पीछे निकाले थे, ठीक है। दोनों को निकालने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया जाता है HCF और LCM निकालने के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझाया है, ध्यान से इस उदाहरण को समझिएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप क्या करो बच्चों, 12 के गुणनखंड लिखो। तो 12 के गुणनखंड हमने लिखे कि एक भी 12 का गुणनखंड है, मतलब कि जो 12 को भाग देते हैं। सिंपल, गुणनखंड मतलब जो 12 को भाग देते हैं। एक 12 को भाग देता है, 2 भी भाग देता है, 3 भी भाग देता है, 4 भी भाग देता है, 6 भी भाग देता है और 12 भी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 15 की गुणनखंड लिखो, तो 15 के भी लिख दिए, 1 3 5 15। अब जो HCF होता है इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो इनके बीच में सार्व हो, कॉमन हो, जो 12 के पास भी हो और 15 के पास भी हो। तो बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 के पास भी हैं और 15 के पास भी हैं उनके गुणनखंड में। एक तो आपने कहा 3 और भी तो है कुछ, एक बिल्कुल बिल्कुल सही। ये दो संख्याएं थी जो इनके बीच में क्या थी, कॉमन आ रही थी, लेकिन ये इनका HCF नहीं है। HCF निकालने के लिए हमें किसको ढूंढना होता है, सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को, सबसे बड़े सार्व गुणनखंड को। तो बताओ 1 और 3 में बड़ा कौन, 3 बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमारा 12 है और जो हमारा 15 है उसका जो HCF है वो 3 आएगा, ठीक है। तो ये एक उदाहरण से समझाया गया है। इस उदाहरण से आपको क्या समझ आएगा, इस उदाहरण से आपको ये समझ आएगा कि HCF होता क्या है। देखो निकालना तो सीख लोगे पर उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग ये है कि 12 और 15 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड अगर 3 है तो इट मींस आपको इस पूरे गणित में 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 12 और 15 को एक साथ भाग दे रही हो। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा 3 होगा, जो कि आप देख भी पा रहे हो। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 12 और 15 को एक साथ भाग दे रही हो, ठीक है। 4 क्या कर रहा है, 4 12 को तो भाग दे देगा पर 15 को तो भाग नहीं दे सकता। 5 क्या कर रहा है, 5 15 को तो भाग दे देगा लेकिन 12 को तो भाग नहीं दे सकता, ठीक है। तो ऐसे आप अगर आगे देखते जाओ तो यहाँ पर हमने देखा 3 से बड़ी कोई संख्या हमें नहीं मिली जो 12 और 15 को एक साथ भाग कर सके। 3 क्या है, 3 वो सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो क्या कर रही है, सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 15 को एक साथ भाग कर रही है। उससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। अगर उससे बड़ी कोई संख्या होती जो 12 और 15 को एक साथ भाग कर रही होती तो फिर 3 इसका HCF नहीं आता, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो 12 और 15 को एक साथ भाग कर रही हो और वो 3 से बड़ी हो तो फिर 3 इसका HCF नहीं होगा, वो जो आपको संख्या मिली वो उसका HCF होता। इसका मतलब तो इसका है ही नहीं, 3 ही सबसे बड़ी संख्या, चाहे तो चेक कर लो, चेक कर लीजिए चाहे तो, एक साथ भाग कर रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने HCF का मतलब सीखा। HCF निकालना तो बच्चों आप सीख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर HCF का मतलब सीखना भी बहुत जरूरी है। जिसको HCF का मतलब समझ आ गया कि HCF है क्या, वो Y टाइप करेंगे, जिनको डाउट है वो पूछ लो क्योंकि बहुत जरूरी है। बताओ, कोई अगर चाहता है मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ, पर आप बोलो। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया, रिपीट करना चाहते हैं तो आप R लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, R, अगर किसी को रिपीट करवाना भी है तो।
ठीक है, आपने कहा रिपीट, चलो रिपीट करते हैं। हमने कहा कि हम निकाल रहे हैं HCF, ठीक है। HCF जब हमने 12 और 15 का निकाला तो वो निकल के आया 3, ठीक है। अब HCF निकलता कैसे है वो तो चलो हम सीख लेंगे, वो तो उतनी बड़ी कोई बात है नहीं, वो तो हम सीख लेंगे। पर हम अभी सीख रहे हैं कि इस HCF जो हम निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है कि ये 3 जो निकल के आया है, ये जो 3 यहाँ पे निकल के आया है बच्चों, ये कर क्या रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये 3 इस पूरे गणित की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 15 को एक साथ भाग कर रहा है। 3 से बड़ा आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 12 और 15 को एक साथ भाग दे सके। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 से बड़ा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 12 और 15 को एक साथ भाग दे सके, क्योंकि 3 इनका HCF है और जो HCF होता है उसका काम ये होता है, ठीक है। उससे बड़ी कोई और संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। अभी बताओ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, बाकी जब अगले सवाल करेंगे तो और अच्छा। बोल में दे दो। होल में अभी अभी कैसे, अभी तो हमने बस मतलब सीखा, अभी तो निकालना, ठीक है। HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में कहते हैं HCF, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कि इसको निकालना कैसे होता है, तो चलिए अभी सीख लेते हैं फटाफट से। आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सीख लिए हैं, तो चलो फटाफट से पहले क्या करो, 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। सभी करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पे 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे निकालो। ये 24 है और ये 36 है। पहले 24 के निकालते हैं, 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे। 2 छिके 12, फिर से 2 से करेंगे। 2 तियां 6, फिर से 3 से करेंगे। तो 3 एकम 3 मेरा ये आ रहा है। आप भी मुझे अपना आंसर चैट में लिख के बता सकते हो। फिर 36 को करना है तो इसको हम करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करो तो 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा तो 3 तिये 9 और 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 और 36 को इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, ठीक है। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में, और 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए और उनको जो है वो ऐसे करके लिख दिया। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे HCF, तो यहाँ पे लिख दो HCF किस किस का, 24 का और 36 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो जब भी हमने HCF निकालना होता है, HCF क्या कहता है, HCF ये कहता है कि देखो जिस जिस संख्या की जोड़ी बन जाएगी या जो जो संख्याएं कॉमन हमें मिलेंगी किस किस में, जिन संख्याओं के हमने अभी अभी गुणनखंड किए, जैसे कि 24 के गुणनखंड किए और 36 के गुणनखंड किए, तो 24 और 36 में जो जो चीजें कॉमन है, जो जो चीजें सार्व हैं, कॉमन है, सिर्फ उन्हीं को लिखना है। जो चीजें कॉमन नहीं है उनको नहीं लिखना, उनको करना है इग्नोर, ठीक है। जो चीजें कॉमन है तो चलो ढूंढते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है। मैंने देखा ये जो 2, हाँ ये जो 2 है, इस वाले 2 ने नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना ली, जिसकी जोड़ी बन गई उसको यहाँ पे लिख दो। इस 2 की जोड़ी बन गई, 24 के पास भी 2 था, 36 के पास भी 2 था, इन दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे मैंने देखा तो आगे वाले 2 ने भी क्या किया, इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो गुणा करके एक और 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो और कुछ है जिसकी जोड़ी बन रही हो देखो जरा, 3, इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो हम क्या करेंगे, गुणा में 3 भी यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 चीजें रह गई, एक हमारे पास ये 2 रह गया, एक हमारे पास ये 3 रह गया। इनकी जोड़ी बनने के लिए कोई था ही नहीं, इनके पास इनका कोई जोड़ीदार ही नहीं है, तो इनको हम इग्नोर करेंगे, इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई उसको उसको लिख दिया, जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको उसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए बताओ, इसमें कोई डाउट? जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई हमने लिख दिया, जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको हमने कर दिया इग्नोर। अब इनको गुणा करो, तो गुणा करके कितना आएगा बताएगा कोई? गुणा कीजिए और बताइए फटाफट से। 12। 12, ठीक है। तो 12 हमारे पास आंसर आ चुका है, 12 हमारे पास HCF आ चुका है। अब मुझे बताओ, अगर 12 इसका HCF है तो मतलब 12 क्या कर रहा है, अब बताओ।
24 और 36 का HCF 12 है। तो 12 क्या कर रहा होगा? जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि क्या वो चीज कर रही होती है। अब मुझे बताओ 12 यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों सबसे बड़ी 12 संख्या है सबसे ये। बड़ी संख्या है जो क्या करेगी? मैम 24 और 36 का सबसे बड़ा HCF है। ठीक है, आधा सही था, मतलब हाँ ठीक था पूरा। कि 12 क्या है? 12 24 और 36 को एक साथ भाग करेगा। 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को एक साथ भाग कर रही है। इस पूरे गणित में ढूंढ लो, 12 से बड़ी आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 24 और 36 को एक साथ भाग करके दिखा दे। ऐसा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा कौन? 12। अब 12 से छोटी की बात करूं तो 12 से छोटी आपको बहुत सी संख्या मिल जाएंगी जो 24 को भी भाग कर सकती है और 36 को भी भाग कर सकती है, लेकिन 12 से बड़ी आपको एक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, 12 से छोटी देखो तो 24 भी 2 से भाग हो जाता है, 36 भी 2 से भाग हो जाता है, 24 भी 3 से भाग हो जाएगा, 36 भी 3 से भाग हो जाएगा, 24 भी 6 से भाग हो जाएगा, 36 भी 6 से भाग हो जाएगा। ये सारी 12 से छोटी है, लेकिन 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ भाग कर सकती हो। ठीक है, ये HCF का मतलब होता है। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। अब आगे एक सवाल है, इसको आप सभी करेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 14 और 25 का क्या कीजिए? 14 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो चलिए सभी बच्चे इसको कोशिश करेंगे। 14 के गुणनखंड निकालो, 25 के गुणनखंड निकालो, अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं आप सभी की नोटबुक चेक करूंगी। HCF निकालना है आपने 14 और 25 का। जिसका भी हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन कर देना और मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। ठीक है, पंकज जी के नाम से जो है आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, पर कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा शायद फोकस होने में टाइम लेगा ये। शशि जी के नाम से जो आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ, तो बेटा आपने 14 के अभाज्य गुणनखंड तो निकाले, बट थोड़े से गलत है, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है। थोड़ा सा गलत है, उसको सुधारो। हाँ, पंकज जी के नाम से जो है थोड़ा सा ऊपर करो बेटा। जहां पे आपने सॉल्व किया सिर्फ उसी पोर्शन को दिखाओ, पूरी नोटबुक नहीं। जहां पे क्वेश्चन सॉल्व किया है सिर्फ उसी को दिखाओ। थोड़ा सा पास लाओ कैमरा। और नितिन जी के नाम से जो है बेटा HCF बताओ। आपने गुणनखंड तो निकाल लिए, पर HCF भी निकाल के बताओ। HCF कहाँ निकाला? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और वीरेंद्र सिंह जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने गुणनखंड निकाले, बिल्कुल सही। HCF कहाँ निकाला? ठीक है, HCF अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा है। चलो इसको देखेंगे हम। पंकज जी के नाम से जो बेटा आपका ही फेस दिख रहा है, बैक कैमरा ऑन कीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पास करिए कैमरा नोटबुक के। गुणनखंड बिल्कुल करेक्ट है। पंकज जी के नाम से जो है गुणनखंड बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन HCF आपने नहीं लिखा। HCF लिखो। सचिन जी के नाम से जो है बेटा आपके भी गुणनखंड बिल्कुल सही है, लेकिन HCF लिखो। HCF नहीं लिखा है। हाँ, HCF किसने नहीं लिखा? सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिखा था। ठीक है, बाकियों ने अभी तक नहीं लिखा। चलो ठीक है ठीक है, सभी का मैंने देख लिया अभी। ठीक है, जतिन जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही थी, बट कैमरा ऑफ हो गया है अभी। जतिन जी के नाम से जो है 350 तो नहीं होगा। 350 कैसे? आपने सबको गुणा कर दिया शायद, है ना? नहीं, थोड़ा सा गलत है। तो चलो, अभी आप सभी ने गुणनखंड तो बिल्कुल करेक्ट निकाले थे, पर बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो चलो लिखती हूँ मैं इसको यहाँ पे। 2 से भाग करेंगे इसको पहले। तो 2 से भाग किया तो 2 सत्ते 14 आ गया, और अब ये 7 से ही जाएगा तो 7 एकम 7। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए यहाँ पे 2 और 7। और आगे अगर हम देखें 25 में, तो 25 आपका चला जाएगा 5 से, 5 5 25 और 5 एकम
5। ठीक है, सभी ने ऐसा किया था, सभी का बिल्कुल सही था, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, हम 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7 के रूप में, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 के रूप में। अब हमने देखा कि इनके बीच में तो कोई कॉमन ही चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी आपने इनको इनके गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो हमेशा अंत में गुणा 1 भी लिखना है। जैसे हमने पीछे जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने एक यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, पर हाँ एक चीज हम करना भूल गए, हमें यहाँ पर भी गुणा 1 लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, बट बाकी क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गुणा 1 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों का HCF क्या होगा। HCF कहता है कि जिसकी जोड़ी बनती है उसी को लिखना है। तो मैंने देखा जोड़ी तो यहाँ पे सिर्फ 1 की बन रही है, तो इसका जो HCF आ गया वो 1 आ गया। इसका मतलब इस पूरे गणित में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 14 और 25 को एक साथ भाग करके दिखा दे, क्योंकि 14 जो है वो हमारा सम संख्या है, 25 हमारी विषम संख्या है। अब कैसे कुछ निकलेगा इनके बीच में कॉमन, है ना, तो इससे इसका HCF क्या आ गया, 1। तो इससे आप इतना भी समझ सकते हो कि जिनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होती, जैसे जब आपने इसके गुणनखंड निकाले, आपने देखा कि यहाँ पर 2 और 7 है, यहाँ पे 5 और 5 है, अरे किसी की जोड़ी ही नहीं बनी, कोई कॉमन ही नहीं आया, तो आप बोलोगे कि इनके बीच में क्या कॉमन है, इनके बीच में 1 कॉमन है। ठीक है, चलो अभी एक सवाल करते हैं और फिर हम देखेंगे आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया या नहीं। तो अभी आप मुझे HCF निकाल के बताओ 15 और 16 के बीच में। नहीं, करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। 4 तो नहीं होगा। चैट में बता दो, अभी नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है, चैट में बता दो। ओके ओके, बाकी बच्चे भी बताओ जो भी आपका आंसर आ रहा हो। तो इसको मैंने सॉल्व किया, 3 से करेंगे क्योंकि 3 से जाएगा, 2 से तो ये जाता नहीं। 3 5 15, 5 एकम 5, और यहाँ पे किया तो 2 से गया ये, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 5 गुणा 1, और 16 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इनका अगर HCF निकालें तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि इसमें किसी की जोड़ी ही नहीं बन रही। किसकी जोड़ी बनी, सिर्फ हमारे 1 की जोड़ी बनी, तो हम कहेंगे HCF कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे फटाफट से अपना क्वेश्चन चेंज कर लूं तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। 15 और 16 का जो HCF है वो 1 है, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन था ही नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन था, 1 की ही जोड़ी बन रही थी, तो 1 ही इसका आंसर आएगा। पर अगर मेरा सवाल यहाँ पे हो जाता है 14, अब बताओ क्या कॉमन आएगा 14 और 16 में, क्या HCF होगा, 2। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 सत्ते 14, है ना, और 7 एकम 7। 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 1, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। और यहाँ पर देखें तो किस किसकी जोड़ी बन रही है, एक इस 2 की जोड़ी बन गई, एक इस 1 की जोड़ी बन गई, 2 गुणा में 1 बराबर है 2। ठीक है, चलो तो अभी आप सभी तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए, बताओ जरा। मैम ठीक है, तो चलिए अभी ये क्वेश्चन पोल में कर ही लेते हैं, इससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अच्छा माइक ऑफ रखो, अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखो, सचिन जी के नाम से जो है। ओके वेरी गुड, चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना। आपको कहा है कि 15 और 50 के बीच क्या ज्ञात कीजिए, तो HCF ज्ञात करो। ठीक है, चलो सभी बच्चे इसको अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, और आंसर कहाँ देना है, आंसर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले सॉल्व करना शुरू कर दो, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना सॉल्व किए आंसर दे रहे हो, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, कोशिश करो। ठीक है, सही आता है गलत आता है बहुत बाद की बात है, आपका मेन काम है अपने क्वेश्चन को ईमानदारी से नोटबुक पे सॉल्व करना। ठीक है, बाकी सही गलत देखा जाएगा।
तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, कोशिश करके गलत आए कोई बात नहीं, पर तुक्के से गलत आए तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। मैम 2 अच्छी है। जिसने आंसर दे दिया देखो वो वाइट मतलब हैंड रेज करो पर आंसर बताना नहीं है, ठीक है। तो मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। बेटा पोल रिस्पॉन्स आपको अभी नहीं दिखेगा ना, अभी आपको दिख गया तो फिर कैसे चलेगा, अभी नहीं, अभी कैमरा ऑफ रखो। मतलब आपको ऐसा दिखता था कि कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर दिया है? यस मैम, ऐसे ही दिखाता था। साथ साथ में नहीं, साथ साथ में नहीं दिखना चाहिए, फिर तो आपको पता लग जाएगा ना कि आंसर कौन सा है। बहुत से बच्चे इसको दे रहे तो मैं अभी इसको दे देता हूँ, ऐसा हो जाएगा फिर तो, है ना। तो साथ साथ में पोल नहीं दिखेगा, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, एंड में जाके दिखेगा, ठीक है। बस आपको अभी इतना दिखना चाहिए कि वोटेड लिखा आ रहा है, वोटेड, ठीक है, वोट भी नहीं, वोटेड अगर लिखा हुआ आपके पास आ रहा है इट मींस आपका आंसर मुझ तक पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 16 बच्चे हैं और 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वेरी गुड, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर जरूर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको ऐसा मत सोचना कि ये तो बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज बिल्कुल नहीं है। 10th में HCF आपके काम ही आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको कोशिश करेंगे और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो पोल सेक्शन में देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी को अगर नहीं पता कि पोल कहाँ है तो पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, बारह बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस 3 बच्चे अभी और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर दो क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। ओके चलिए, तो अभी सिर्फ वही बच्चा माइक ऑन करके हाँ बोलेगा, यस बोलेगा, जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए, सिर्फ वही। अगर किसी को समय नहीं चाहिए तो बिल्कुल मुझे चुप रहेंगे आपको, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसको सॉल्व करो और जो जो भी आपका आंसर जब भी आ जाएगा बता देना, ठीक है, पर थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करना। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से साहिल कुमार जी को थोड़ा सा और समय अभी चाहिए। चलो ठीक है ठीक है। 15 और 50 के बीच आपको कहा है कि HCF ज्ञात कीजिए, और हाँ 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगर आपका हो गया है साहिल कुमार जी के नाम से जो है तो बेटा बता सकते हो यस और नो। मैम हो गया। ठीक है, अभी कर लेते हैं 5 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड अब आप इसका जो है वो रिजल्ट देख सकते हो कि कितने बच्चों ने आंसर किया था और किस ऑप्शन को चुना था, ठीक है। तो ये रिजल्ट एंड में आपको दिखाना है, स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा ना कि अच्छा इतने बच्चों ने इस ऑप्शन को चुना है, तो वो नहीं बताना है ना। चलो एंड में आपको दिख गया होगा। अभी अभी अपना आंसर बताओ। डी। डी। देखते हैं इसको डी। हम करेंगे 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, इसको करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब इसको करेंगे हम 5 से और इसको भी करेंगे हम 5 से, है ना। अब इसका HCF निकालना है तो पहले तो 15 और 50 को लिख लो इनके गुणनखंडों में, है ना। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 5 और 50 को हम लिख सकते हैं
2 गुणा 5 गुणा 5। अब हमने क्योंकि इनके बीच का HCF निकालना है, तो HCF कहता है कि भाई जिसकी जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको उसको लिख दो, जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको इसको करना है इग्नोर। तो हमने देखा कि इस 5 की जोड़ी बन गई, तो 5 को हमने यहाँ पे HCF के रूप में लिख दिया। बाकी किसी की जोड़ी नहीं बन रही थी, ना इस 3 की जोड़ी बनी, ना 2 की जोड़ी बनी, ना इस 5 की जोड़ी बनी, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है सिर्फ और सिर्फ 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो 15 में से 10 बच्चों ने तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया था, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने ABC को चुना था। तो जिनका भी गलत हुआ कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। पर अभी भी अगर आपके मन में डाउट है कि डी करेक्ट क्यों और ABC रॉन्ग क्यों, तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर सकते हो। बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट आपकी बच्चों फिर से मैंने कर दी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, 42 और 125 का HCF आपने जो है वो ज्ञात करना है। 42 और 125 का HCF ज्ञात करो। अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से सॉल्व करो। जो भी आपका आंसर आता है वो आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में नजर आएगा, क्योंकि तुक्का नहीं लगाना है। कॉपी पे अच्छे से हल करना शुरू कर दो। ठीक है, 5 सेकंड में पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। चलो, अभी पोल ओपन हो चुका है। अगर आपने इस अपना सॉल्यूशन निकाल लिया है तो आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हो। ध्यान से कीजिएगा बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत मत करना। क्वेश्चन को जल्दी करना अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी करना गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, हमेशा हमारा आंसर गलत ही आता है। लिख के ले लो, जल्दबाजी करोगे तो गलत ही आएगा, आराम से करोगे तो चांसेस है सही आने के। ठीक है, ठीक है, बच्चे सभी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चार बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। कुछ कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, तो थोड़ा सोच समझ के कर लो, आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं करनी है। और नोटबुक पे करो। देखो, तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है। कोशिश करो, कोशिश करने के बाद सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो और अच्छी बात है। आपकी गलतियां मुझे पता लगेंगी, है ना। गलतियां कहाँ हुई वो हम पकड़ेंगे और उनको सुधारेंगे, और जिसकी गलतियां सुधर गई उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई, है ना। तो इसीलिए वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अभी बेटा अभी कैमरा ऑफ रखो, अभी नहीं ऑन करना है, क्योंकि अभी पोल में क्वेश्चन चल रहा है ना। जब पोल का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर देखते हैं। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 17 बच्चे, 17 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है आप सभी इसको सॉल्व कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि बच्चों आपको थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है, पर कोई बात नहीं, सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे पोल खत्म होने के बाद। मैम मेरा गलती है, डी दब गया था, सी दाबना था मैंने। कोई बात नहीं, अभी तो वो दब गया, अब तो उसका कुछ हो नहीं सकता। क्या पता डी ही सही हो, क्या पता सी ही सही हो, हमें क्या पता, कुछ भी सही हो, क्या पता ए सही हो, क्या पता बी सही हो, कोई भी सही हो सकता है। इसलिए सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर आंसर देना, ठीक है। पर अभी जो हो गया वो तो हो गया, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करने वाले हैं। 12 बच्चों के अभी तक आंसर आए, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो ऐसा क्यों है?
क्यों 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, बताओ। मैम 30 सेकंड। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। दीपांशु कुमार जी के नाम से जो है बेटा आंसर दे दीजिए, जतिन जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए, योगेश जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए, सचिन जी के नाम से जो है आंसर दे दीजिए, राजू जी के नाम से जो है आंसर दे दो, लेखराम जी के नाम से जो है, यतिन जी के नाम से जो है, प्रिंस जी के नाम से जो है, सभी आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। चलिए ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे ना एवी तुक्का मार के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि इतना आसान सवाल था, फिर भी गलत क्यों हो रहा है। चलो सभी बच्चे नोटबुक दिखाओ फटाफट से फटाफट से। ठीक है, आपने 125 को किया और 42 को करना था। आपने 42 के कहा निकाले? 42 के टेबल में बेटा 3 तो 2 दूनी 4, 2 1। ठीक है, देखते हैं। और 2 गुना 3 गुना 7, हाँ 125 के पहाड़े में जो है वो अभी जिसने अपना आंसर दिखाया था पहले। ठीक है, नितिन जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, बताओ आंसर बताओ। 5 5 3 नहीं होगा, 5 5 5 होगा। 125 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 5 5 5 होते हैं, तो अभी थोड़ा सा गलत है। यतिन जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और बताओ, पंकज जी के नाम से जो आपका मैं आंसर देख रही हूँ, शशि जी के नाम से जो है आपका मैं आंसर देख रही हूँ, शशि जी के नाम से जो है, कहाँ आपने लिखा बेटा एचसीएफ? एचसीएफ बताइए। ठीक है 1 बिल्कुल करेक्ट है। नोटबुक नहीं दिख रही पंकज बेटा आपकी, पंकज जी के नाम से जो है आपकी नोटबुक नहीं नजर आ रही। पांच तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि आपने 45 के गुणनखंड निकाल लिए गलती से। देखो 42 के निकालने थे, आपने 45 के निकाले शायद। इसलिए गलत हो गया, इसलिए पंकज जी के नाम से जो है बेटा आपका आंसर गलत हो गया। योगेश कुमार जी के नाम से जो आपका मैं आंसर देख रही हूँ, बताइए। ठीक है, और बाकी बच्चे भी बताओ। 12 बच्चे 15 बच्चे क्लास में हैं, लेकिन 5-6 बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई। नोटबुक साथ रखा करो ना, मैथ पढ़ने का फायदा क्या? अगर आप कॉपी ही साथ नहीं रखोगे तो मैथ कैसे पढ़ रहे हो? ऐसे तो मैथ नहीं पढ़ते हैं। जितने बच्चे नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब वही क्लास में प्रेजेंट है, अच्छे से जो है वो कर रहे हैं। बाकी बच्चों को भी साथ में जो है अपनी नोटबुक रखनी है, ठीक है? अभी रख लो साथ में। अभी भी अगर नहीं रखी तो इतनी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो करते हैं इसको सॉल्व। इसको हमने करना था 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये तो 2 से होता नहीं, तो हम करेंगे इसको 3 से, तो 3 7 21, और 7 तो 7 से ही होता है, तो 7 एकम 7। ठीक है, तो अगर मैं 42 को लिखूं तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में। और अगर बात करें 125 की, तो इसके अंत में 5 है, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। अब दोबारा किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। 5 5 25, और दोबारा किससे जाएगा? तो 5 से ही जाएगा। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 3 को भी शामिल किया है, क्यों शामिल किया वो मुझे समझ नहीं आया। 3 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 25 था, ठीक है? तो 125 को हम लिख सकते हैं कैसे? 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 5 गुणा 5, और इनमें जो है कुछ कॉमन था ही नहीं, है ना? तो सिर्फ कितना कॉमन आ रहा था? जब हमने इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश की, हमने देखा कि 42 और 125 में देखें तो किसी की तो जोड़ी ही नहीं बन रही, सिर्फ इसकी जोड़ी बन रही है। तो इसका जो एचसीएफ आ गया बच्चों, वो कितना आ गया? वो 1 आ गया, ठीक है? अभी बताओ, अभी भी
जिन बच्चों को डाउट है, देखो सही गलत मैंने कहा बाद की बात है, आप सभी ने कोशिश की, नोटबुक दिखाई, बहुत अच्छी बात है, किसी का उसमें गलत भी आ रहा था पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश करना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने नोटबुक दिखाई, सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड। पर अभी भी डाउट किसी के मन में रहता है कि क्यों इसका आंसर ए है, बी सी और डी गलत क्यों है, तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो। चलो क्लियर है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 आ गया। इसका मतलब कि 42 और 125 को भी एक साथ भाग करने वाली कोई संख्या बनी ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, दोनों को निकालने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि। तो एलसीएम भी कैसे निकलेगा, अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही निकलेगा, लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एलसीएम कहता है कि पहले तो जिन संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है उनको एक ही डब्बे में रखो, मतलब कि 12 और 16 को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 12 और 16 को क्या करो, 12 और 16 को एक ही डब्बे में डाल के रखो और अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको हल करने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है, सबसे पहले वो संख्या ढूंढ के बताइए जो 12 और 16 को एक साथ भाग कर रही है। बताओ। 2, बिल्कुल सही, 2 वो संख्या है जो 12 को भी भाग कर देगा और 16 को भी भाग कर देगा। तो 2 से शुरू किया, 2 6 12, 2 8 16। अब वो संख्या ढूंढो जो 6 और 8 को एक साथ भाग करे। फिर से 2 है, 2 3 6, 2 चौके 8। अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई, ये वाली कंडीशन सीखिए सभी। किसी का ध्यान अगर क्लास में नहीं है तो फटाफट से ध्यान को क्लास में लाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आके क्या करना है, वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सीखो। एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, इनको भाग देने के लिए हमारे पास ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को एक साथ भाग दे सकती हो, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इनको यहां से अलग अलग भाग देना शुरू कर देंगे, क्योंकि साथ में तो ये भाग हो नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग भाग देना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही भाग देना है जब तक वो भाग देना बंद नहीं कर देती, ठीक है। तो मैंने देखा कि अभी भी 4 जो है वो 2 से भाग हो सकता है ना, तो मैंने यहाँ पे अभी भी 2 ही लिया, ठीक है। अब 2 क्या करेगा, 2 दूनी 4, 4 को तो भाग कर देगा लेकिन 3 को तो भाग कर नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे का ऐसे उठा करके कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। किस किस को ये चीज समझ आई वो वाई टाइप करेंगे। जिसको इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया, रिपीट करना है तो आर लिख लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि 12 आर, ठीक है, रिपीट करते हैं। चलो तो अब ध्यान से यहाँ पे इसको फिर से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, हमने जब 2 से भाग दिया, जब हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया, हाँ दोबारा मैं समझा रही हूँ, देखो यहाँ पर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, 2 से भाग दिया तो 2 3 6, 2 चौके 8 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इनको साथ साथ शुरू से बताती थी, तो नहीं तो ना फिर कंफ्यूज रह जाओ कहीं, है ना। तो थोड़ा सा भी डाउट जो है वो रहना नहीं चाहिए, इसलिए शुरू से ही सीखो। हम निकाल रहे हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना। 12 और 16 को अगर अलग अलग करोगे तो फिर जो आपका रूल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। एचसीएफ कहता था जोड़ी वालों को लिखो, लेकिन एलसीएम कुछ और कहता है। एलसीएम कहता है कि जोड़ी वाले भी लिखो और उसके अलावा वाले भी लिखो, फिर ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए 12 और 16 को अभी अलग नहीं करके एक ही बॉक्स में करना है, ठीक है। क्योंकि वो वाला जो तरीका कह रहे हैं आप, वो ना बहुत लंबा हो जाता है और उसमें कंफ्यूजन के चांस भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको भी सीखें, ठीक है। चलो अभी इसको हमने क्या किया, हमने देखा कि 12 और 16 को एक साथ कौन भाग दे सकता है, तो हमने देखा कि 2 दे सकता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। फिर हमने देखा कि 6 और 8 को एक साथ कौन भाग दे सकता है, तो अभी भी 2 ही है वो, तो 2 से हमने कर दिया, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर हमने देखा कि 3 और 4 को एक साथ कौन भाग दे सकता है, कोई भी नहीं। तो अब हमने क्या किया, अब हमने 3 और 4 को अलग अलग भाग देना यहाँ से शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि
मैं अभी भी 2 ही यहाँ पर लूंगी क्योंकि 2 से 4 को भाग दिया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 दूनी 4, लेकिन 3 तो 2 से भाग नहीं होता, सभी को पता है 3 तो भाग नहीं हो सकता, तो 3 को ऐसे का ऐसा उठाओ और नीचे ऐसे का ऐसा ही लिख दो। अब बताओ, अभी कोई डाउट? जो चीज भाग हो रही थी उसको हमने भाग दे दिया और जो चीज भाग नहीं हो रही थी उसको वैसे का वैसा उठा करके नीचे लिख दिया। ठीक है, अभी भी मुझे दिख रहा है कि 2 से भाग दिया जा सकता है, तो 2 एकम 2 आ गया, लेकिन अभी भी 3 तो भाग नहीं हो सकता, तो 3 को फिर से ऐसे का ऐसा उठाओ और नीचे लिख दो। फिर मैंने देखा कि अब तो 3 से ही भाग देना पड़ेगा क्योंकि 3 ही बचा हुआ है, तो 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, एक 3 से भाग नहीं होता तो एक को ऐसे का ऐसा नीचे उतार दो, आ जाएगा आपके पास, सॉरी कितना आएगा 1। ठीक है, ऐसा। मैम एक आता 3 लिख दिया। हाँ, वो गलती से लिख दिया था, तो ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करना है, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो इन सभी को गुणा कर दो। अब आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन कॉमन है कौन कॉमन नहीं है, किसकी जोड़ी बन रही किसकी जोड़ी नहीं बन रही। अगर आप एक ही डब्बे में दोनों को रख के भाग कर रहे हो, उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो, तो जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों उन सभी को एलसीएम में लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक ही डिब्बे मैम में ये इनको, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ सभी को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसमें मत देखना कि इसकी जोड़ी बन गई इसकी जोड़ी बन गई, इसमें हम जोड़ियां नहीं बनाते। हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं सभी की गुणा करनी पड़ती है, तो कीजिए इसको गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, तो 48 जो है वो इसका क्या आ गया, 48 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम। अब एलसीएम तो निकाल दिया, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, सोचो। एचसीएफ का मतलब था सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को एक साथ भाग कर रही हो, है ना। तो वैसे ही एलसीएम का भी कुछ मतलब होता होगा, तो पहले एलसीएम का मतलब सीखते हैं, फिर क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, मैं मान लो मैं आपसे पूछूं 2 और 3 का एलसीएम बताइए, 2 और 3 का एलसीएम करो जरा, यहाँ पे 2 लिखो यहाँ पे 3 लिखो, ऐसे करो और इसका एलसीएम मुझे निकाल के बताओ। मैम 2 3 3 6 मैम। 6, बिल्कुल सही है। 2 और 3 का जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आप इसको निकाल के चेक कर लेना। अब इस एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम निकाल तो लिया, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे पहली चीज तो ये सबसे छोटा है। कैसा है ये, सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, ये सबसे छोटी संख्या है जो क्या कर रही है, मल्टीपल होता है गुणज। ये सबसे छोटी संख्या है जो 2 और 3 के पहाड़े में एक साथ आ रही है। 2 और 3 के पहाड़े में क्या करेगी, ये एक साथ आएगी। और कैसी है, सबसे छोटी है। तो इसको भी अभी हम पूरा एक्सप्लेन करके सीखेंगे, ऐसे ही जो है मैथ को याद नहीं करना है, पूछना है कि क्यों, प्रूव करके बताओ। पोल में दे दो अगर एक। बेटा अभी तो पोल नहीं, देखो पोल में ना बहुत से आंसर मुझे एक तो गलत दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत से बच्चों को चीजें अभी क्लियर नहीं है, तो पहले हर एक चीज क्लियर करेंगे फिर पोल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोल पता है क्या होता है, पोल से आपका ना रिजल्ट बनता है। अगर पोल में क्वेश्चन गलत तो हमें लगता है कि शायद आपको ये चीज समझ नहीं आई है, तो पोल का क्वेश्चन हमेशा अच्छे से करना है, हमेशा समझ के करना है। ठीक है, पहले समझो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब कि 2 का पहाड़ा लिख लेती हूँ मैं नीचे को। ठीक है, ऐसे नीचे को लिखूंगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। और यहीं पे अगर मैं 3 का पहाड़ा लिखूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में कौन सी चीज है जो कॉमन है। पहले तो मुझे दिख गई 6, दूसरी आप बताओ 12। 12। तीसरी आप बताओ 18। 18, बिल्कुल 18। बिल्कुल 18। ठीक है, 18।
अब जब हमने देखा कि 2 और 3 के पहाड़े में 3 चीजें कॉमन आई, अभी तो हमने पहाड़े यहीं तक लिखा है ना, पहाड़े को आगे तक लिखते जाओ तो बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, लेकिन अभी तक हमारे पास 3 चीजें कॉमन है। इन तीनों में सबसे छोटा है 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6 से छोटा आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो 2 के पहाड़े में भी आ रहा हो और 3 के पहाड़े में भी आ रहा हो। तो 6 क्या है, इनका सबसे छोटा गुणज है। कैसा? सार्व, मतलब कि कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होते हैं जो पहाड़े के एंड में आते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, ये 2 के गुणज हैं, 2 के मल्टीपल है। ठीक है, 3 6 9 ये 3 के मल्टीपल है। तो 6 सबसे छोटा मल्टीपल है। 6 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपको 2 के पहाड़े में दिख रही हो और 3 के पहाड़े में भी दिख रही हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। 6 से बड़ी आपको हजारों संख्याएं मिल जाएंगी जो 2 और 3 के पहाड़े में एक साथ आएंगी, पर 6 से छोटा कुछ नहीं मिलेगा। उसी को कहा जाता है एलसीएम, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा सार्व गुणज। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। अभी हमने इसको निकालना भी सीख लिया है, इसका मतलब भी सीख लिया है। तो अगला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे फटाफट से, उसके बाद समय बचा तो पोल में भी जरूर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20, 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और मुझे बताइए। 20, 25 और 30, ये मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, ये लिख दिया 25 और ये लिख दिया 30। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूं, 2 से शुरू करना। ठीक है, इसको जब भाग दोगे तो 2 से भाग देना शुरू करना, फिर उसके बाद बढ़ते जाना। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए। बीस, 25 और 30 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैम 300। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, 300। तो चलिए देखते हैं 300 आया कैसे। सबसे पहले इसको मैंने 2 से भाग किया, तो 2 10 से 20, 25 तो भाग होता नहीं, तो 25 को ऐसे कैसा उतारो और यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10। अब फिर से 2 से करते हैं, क्योंकि जब तक सबसे छोटी संख्या भाग देना बंद ना कर दे तब तक बड़ी संख्या नहीं लेनी है। 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, 25 भाग नहीं होता ऐसे कैसा लिख दो, 15 भी भाग नहीं होता तो ऐसे कैसा लिख लो। अब 2 के बाद किससे भाग करें, तो 2 के बाद 3 से भाग करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या के बाद दूसरी अभाज्य संख्या, मतलब कि 2 के बाद 3 को लेना है। अगर 3 से कुछ भाग हो रहा है ना तो 3 को लेना पड़ेगा। दिख मुझे रहा है कि 5 से होगा, पर मुझे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऐसे कैसा रहेगा, भाग तो होता नहीं। 25 ऐसे कैसा रहेगा, 3 5 15। अब तीनों किससे जाएंगी, तीनों ही 5 से जाएंगी, तो अब 5 ले लो। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर से 5 ले लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का 1। ठीक है, मतलब 1 तो ऐसे कैसे रहेंगे ना, और 5 जो है हमारा वो यहाँ पे 1 में बन जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या करना है, सभी संख्याओं को गुणा करना है। 2 है 2 बार, 3 है 1 बार और 5 है 2 बार। इसको गुणा करें अगर तो 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 5 75 और 75 में 4 की गुणा करो तो 300 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है 300। बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। देखो डाउट अगर होता है ना तो पूछ लिया करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई डाउट है लेकिन पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। तो ऐसे मैम निकाला बोर्ड जाता की है। परीक्षा में ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही कर सकते हैं हाँ ये बोर्ड सवाल की सर। परीक्षा में अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, अगर एलसीएम निकालने को आएगा तो आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अभी एक आ रहा है रिपीट। ठीक है, रिपीट इसको हम करेंगे। तो अभी के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के जिन बच्चों का डाउट है, जैसे कि अभी आपने रिपीट रखा है, तो आप क्लास में ही रहेंगे। बाकी बच्चे अगर क्लास को लेफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। गुड नाइट बाय मैम। एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय।